हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 5। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व में चरवाहे। और इस चैप्टर का हमने पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया है। पहले पार्ट में हमने देखा था घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही किस तरह से थी भारत के परिप्रेक्ष्य में, पहाड़ों में, मैदानों में, पठारों में और हमारे रेगिस्तान में किस तरह से जनजातियां रहती थी और किस तरह से अपना जीवन यापन करती थी, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान किस तरह वो जाया करती थी। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। सेकंड पार्ट में देखा था हमने कि इन जनजातीय समाज पर औपनिवेशिक शासन का क्या प्रभाव पड़ा, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा औपनिवेशिक शासन का। तो हमने ये सारी चीजें विस्तार से जान ली थी। आज हम पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में हम देखेंगे कि अफ्रीका में चरवाहा जीवन। अफ्रीका में चरवाहा यानी कि जो जिनके पास बहुत सारी गायें या मवेशी होते थे, भेड़ बकरियां होती थी, उनको बोलते थे चरवाहा। ठीक है। तो जो चरवाहे थे उनका जीवन कैसा था अफ्रीका महाद्वीप में। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है। आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। आपको थ्योरी देखनी है तो आप थ्योरी वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करना। अगर आपको एमसीक्यूज देखने हैं 9th क्लास के हिस्ट्री एनसीईआरटी की किसी भी बुक के, तो आप एमसीक्यूज वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और ये जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा रही हूँ मैं, 6 से और 10 तक की। आपको ने अगर अभी तक ये सभी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप इन सबको भी देख सकते हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अफ्रीका में चरवाहा जीवन। तो अफ्रीका में किस तरह से चरवाहा जीवन चल रहा था, किस तरह से कौन कौन सी जनजातियां थी वहां पर, उस सब के बारे में हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड मैप में आपका अफ्रीका महाद्वीप। तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, जाना पहचाना सा लग रहा होगा। वर्ल्ड मैप में आपने कई बार देखा होगा। जूम करने के लिए मैंने केवल अफ्रीका महाद्वीप का ही लिया है। ठीक है, तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियां कहाँ कहाँ चरवाहे थे और कहाँ कहाँ चरवाहों अपनी मवेशियों को चराते थे। ठीक है, और अंग्रेजों के आ जाने से उन चरवाहों पर क्या फर्क पड़ा, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एनसीईआरटी इसमें क्या कह रही है कि अफ्रीका में चरावाहा जीवन, अफ्रीका में चरावाहों का जीवन उस टाइम पे कैसा था। एनसीईआरटी क्या कह रही है वो हम देख लेते हैं। आइए अब जरा अफ्रीका की तरफ चलें। यहाँ दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी चरावाहा आबादी रहती है, यानी कि ज्यादातर जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। आज भी अफ्रीका के लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह की चरवाही गतिविधियों पर ही आश्रित है। तो बहुत बड़ी संख्या है, 2.25 करोड़ तो बहुत बड़ी संख्या होती है। इसमें बेंडुइन्स, बर्बोर्स, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्कान जैसे जाने माने समुदाय भी रहते हैं। मतलब ये जनजातियों के नाम है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ संथाल है, हमारे यहाँ मुंडा है, और हमारे यहाँ बहुत सारी जनजाति हैं, उसी तरह से इनके यहाँ ये है। इनमें से ज्यादातर अब अर्ध शुष्क घास के मैदान या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। यहाँ के चरवाहे गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस, पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहों के साथ साथ खेती भी करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे खेत बो दिए, ठीक है, खेत बो दिए और अपने पशुओं को लेकर चले गए दूसरी जगह, 1-2 महीने वहां चरा के आ गए, इतनी देर में फसल तैयार हो गई। फिर फसल में थोड़ी देर काम कर लिया, फिर फिर अपने मवेशियों को लेके इधर से उधर चल लिए, या फिर 1-2 महीने जहाँ फसल करते हैं 1-2 महीने वहां टिकते रहते हैं, 2-4 महीने, जब तक फसल आती है। जब फसल का काम खत्म हो जाता है तो फिर अपनी गायों को लेकर वो दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस तरह कुछ चरवाहे क्या करते हैं, खेती भी करते हैं। कुछ लोग चरवाही से होने वाली मामूली आय से गुजारा नहीं हो पाने पर कोई और भी धंधा कर लेते हैं। ठीक है, मतलब अपने अपने उसके ऊपर है कि कोई भी आदमी कितना भी काम कर सकता है। हिंदुस्तान की तरह यानी कि इंडिया की तरह यानी भारत की तरह अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। ठीक है, जैसे भारत में आए बहुत सारे बदलाव, उसी तरह से कहाँ आए, अफ्रीका महाद्वीप में आए। भारत में उन्होंने क्या किया था, 1865 में एक अधिनियम लेके आए थे जिसमें क्या हुआ था कि जो जनजाति ये लोग थे उनको उनके ऊपर बंदिशें लगाई गई थी कि आप इधर से उधर नहीं ऐसे घूम सकते हो, आपको परमिट लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर और भी ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई थी। देखो ये इन्होंने मैप दिया है,
ठीक है, मैंने जो मैप दिखाया था वो मैंने अपने गूगल से सर्च करके लगा रखा था, और ये एनसीईआरटी ने दे रखा है और बता रखा है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर है। सोमाली जनजाति का भी नाम पढ़ा था, वो यहाँ पर है। बैजा यहाँ पर है, बेंदुइन्स यहाँ पर है, ठीक है। और जो मसाई जनजाति है वो यहाँ पर थी, है। और जूलो जनजाति यहाँ पर है, ठीक है। नामा दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका नाम का एक देश है यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है, सबसे दक्षिण में स्थित है, इसलिए उसको नाम दिया गया दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। छोटी तस्वीर इनसेट में कीनिया और तंजानिया में मसाइयों का इलाका दर्शाया गया है। जो छोटी इमेज है ना, इसमें मसाई का इलाका दिखाया गया है, ठीक है, तंजानिया में और केनिया में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इन परिवर्तनों को हम चरावाहों के एक खास समुदाय के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसके लिए हम मसाई नाम के समुदाय को चुन लेते हैं, ठीक है। सारी की सारी चर्चा किसके ऊपर करेंगे? मसाई जनजाति के ऊपर करेंगे। मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण केनिया और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते हैं। अभी अभी हम देखेंगे कि नए कानूनों और बंदिशों ने किस तरह न केवल उनकी जमीन छीन ली, बल्कि उनकी आवाजाही पर भी बहुत सारी बंदिशें थोप दी। इन कानूनों के कारण सूखे के दिनों में उनकी जिंदगी गहरे तौर पर बदल गई और उनके सामाजिक संबंध भी एक नई शक्ल में ढल गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। और इन्होंने मसाई का जिक्र किया है, तो देखिए मसाई कहाँ है? इथोपिया और जो सूडान है उसके नीचे है, ठीक है, मसाई जनजाति। अब देखो मैं अपने वाले वर्ल्ड मैप में आपको दिखाती हूँ। इथोपिया इथोपिया यहाँ है, ठीक है, केनिया यहाँ है, तो यहाँ के लगभग थी ये मसाई जनजाति, ठीक है। इथोपिया में और केनिया में पाई जाती थी और पाई जाती है, अभी भी है। कौन सी जनजाति? मसाई जनजाति, ठीक है। आप ध्यान रखना, इथोपिया और केनिया के लगभग। नेक्स्ट है इसमें, हाँ, नेक्स्ट है इसमें चरवाहों का क्या हुआ, चरागाहों का क्या हुआ, ठीक है। वो जो चरागाहे थे उनका क्या हुआ? मसाई की सबसे सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि उन्हें उनके चरवाहे दिन दिनों सिमटते जा रहे हैं। क्यों सिमटते जा रहे हैं, क्या कारण हुए हैं? औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी केनिया से तंजानिया तक के घास के मैदान स्तोपिज तक फैले हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में यूरोप की साम्राज्यवादी ताकतों ने अफ्रीका में कब्जा करने के लिए मारकाट शुरू कर दी और बहुत सारे इलाकों को छोटे छोटे उपनिवेशों में तब्दील करके अपने अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। 1885 में ब्रिटिश केनिया और जर्मनी तंगानिया तंगानिका के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा खींचकर मसाई लैंड के 2 बराबर बराबर टुकड़े कर दिए गए। अब देखिए वहां जो जैसे अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, तो वहां वो किसी एक देश का उपनिवेश नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश केनिया और जर्मन तंगानिया, तो ये क्या था? 2 अलग अलग देश हैं, ब्रिटिश अलग है, जर्मनी अलग है। यानी कि इस महाद्वीप में बहुत सारे उपनिवेश आए, ठीक है, यूरोप के, जैसे इंग्लैंड के, या फिर हम बात करें जर्मन के, रूस के, बहुत सारे अलग अलग आए और अलग अलग वो कंट्रोल कर रहे थे लोगों को, वहां के जनजातीय लोगों को। जैसे हमारे यहाँ पर कंट्रोल किसने किया? अंग्रेजों ने। तो वहां पर कौन कंट्रोल कर रहा था? इंग्लैंड के, जर्मन के अलग अलग लोग। और उन्होंने क्या किया है, पहले ये देखिए, आप देखिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको ये लाइन दिख रही होंगी, ठीक है। ये जो बंटवारा किया है ना, ये बिल्कुल ऐसे वाला बंटवारा, ये अंग्रेज बांट के गए, जैसे हमारे भारत को बांट के गए ना 3 हिस्से में, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, उसी तरह से इनको भी बांट के गए। ये जो सीधी लाइन खिंची हुई है, आप देख समझ पा रहे होंगे कि ऐसे किसी देश की सीमाएं नहीं होती हैं। ये किसने बांटा है? ये अंग्रेजों ने बांटा है अपने हिसाब से। मतलब इन लोगों में जब आपस में लड़ाई हो रही थी, जब विश्व युद्ध चल रहा था, तो जो देश जीत जाता था वो दूसरे देश के उपनिवेशों को ले लेता था, ठीक है। तो ये वायकादा अपनी बाउंड्री वगैरह निर्धारित कर रहे थे देशों की, कि भाई हमारा इलाका यहाँ से यहाँ तक है, हमारा इलाका यहाँ से यहाँ तक है। तो आप ये जितनी भी सीधी लाइनें देख रहे हैं, ये सभी की सभी अंग्रेजों ने खींची है, ठीक है। तो इनका यही काम रहा है, पूरी दुनिया का बंटवारा इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही ठेका ले रखा था यूरोप वालों ने सभी देशों को टुकड़ों में बांटने का। तो इन्होंने ऐसा किया भी, यहाँ पर मसाई लैंड को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दिया। बाद के सालों में सरकारों ने गोरों को बसने के लिए बेहतरीन चरगाहों को अपने कब्जे में ले लिया। गोरों को बसने के लिए मतलब यूरोप के लोगों को बसने के लिए अच्छी जगह जो थी वो गोरों को बसने के लिए, यानी कि यूरोप के लोगों को बसने के लिए दे दी गई, ठीक है। मसाइयों को दक्षिण केनिया और उत्तरी तंजानिया के छोटे इलाकों में समेट दिया गया। उनको कम उनसे जगह छीनते गए,
और उनको समेटने के लिए मजबूर कर दिया। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाइयों के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा छीन लिया गया। ठीक है, उन्हें ऐसे इलाकों में कैद कर दिया गया जहां ना तो अच्छी बारिश होती थी और ना हरे भरी चरगाह थी। ठीक है, ना वहां पर हरियाली थी, क्योंकि उनके मवेशियों को खाने के लिए क्या चाहिए, घास चाहिए। अब उनको अगर ऐसी जगह हम बोल देंगे कि भाई तुम ये हरी भरी घास में नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे तो यूरोप के लोग रहेंगे, जो गोरे लोग हैं वो रहेंगे, अफ्रीका के सारे काले होते हैं, तो काले लोग कहाँ रहेंगे, उन सूखे इलाकों में रहेंगे जहाँ बिल्कुल भी वो नहीं मिलती है, घास नहीं मिलती है। तो क्या होगा, मवेशी मरी जाएंगे ना कुछ दिन में, उनको खाने को नहीं मिलेगा। तो 19वीं सदी के अंतिम सालों से ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार पूर्वी अफ्रीका में भी स्थानीय किसानों को अपनी खेती के क्षेत्रफल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने के लिए प्रोत्साहन कर रही थी। जैसे उन्होंने भारत में किया, जब वो भारत में शासन करने आए तो उन्होंने देखा कि भाई ये जंगल खाली पड़े हैं, ठीक है, इनसे हमें टैक्स नहीं मिल रहा, तो क्या करो, इन जंगलों की लकड़ी को काट के तो जहाज बनाने के लिए और रेलवे लाइन बिछाने के लिए हो जाएंगी, और ये जो जमीन खाली पड़ी है इस पर हम खेती करवा लेंगे किसानों से, तो फिर किसानों से हम क्या लेंगे, टैक्स लेंगे, तो हमें दो दुगना फायदा होगा, एक तो हमें कच्चा माल मिल जाएगा और ऊपर से किसान हमें टैक्स देंगे हर साल। ठीक है, तो दो फायदे हो जाएंगे। तो यही किया उन्होंने हमारे यहाँ की जनजाति के साथ, और वैसे ही विवाद वो अफ्रीका में कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, जनजातीय लोगों से चरागाह छीनकर किनको दे दिए, किसानों को। और क्यों दे दिए, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको टैक्स चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, जैसे जैसे खेती का प्रसार हुआ वैसे वैसे चरागाह खेत में तब्दील होने लगे। अंग्रेजों के आने से पहले मसाई आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर अपने किसान पड़ोसियों पर भारी पड़ रहे थे। मतलब ज्यादा पैसे वाले थे किसान, कम पैसे वाले थे, और ये जनजाति के जो लोग थे वो ज्यादा पैसे वाले थे। उसका कारण ये था कि इनका काम वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, ये मवेशी जो थे ये कुछ कुछ सामान भी तो बेचते थे ना। अब जैसे भेड़ पाल रहा है कोई, तो उसकी ऊन भी बेचेगा, उसका दूध भी बेचेगा, उसका घी भी बेचेगा, उसका सब कुछ बेचेगा। ठीक है, तो उससे भी तो आमदनी हो जाती थी, तो इनका सही काम चल रहा था। औपनिवेशिक शासन के अंत तक आते आते यह समीकरण बिल्कुल उल्टा हो गया। उल्टा हो गया मतलब जो जनजाति लोग थे वो गरीब हो गए, और किसान जो थे वो अमीर हो गए। किसान अमीर क्यों हो गए, क्योंकि उनको और जमीन मिलने लगी, और जमीन मिलने लगी, क्योंकि औपनिवेशिक जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पर खेती करवाई, ताकि उनको कच्चा माल मिल सके अपने यूरोप भेजने के लिए, और उनको टैक्स मिल सके। ठीक है, दो दो फायदे हो जाएंगे उनके। और जनजातीय लोगों को समेटने पर मजबूर कर दिया। अब जनजातीय लोगों के जो मवेशी हैं उनको जब खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो वो क्या होंगे, मर जाएंगे, और उनकी आमदनी भी कम होगी। ठीक है, बहुत सारी चरगाहों को शिकारगाह बना दिया गया। शिकारगाह का मतलब है एक ऐसा स्थान जहां पर शिकार किया जा रहा है, यानी कि कुछ ऐसे जंगल जहां पर जंगली जानवरों का शिकार किया जाता था। तो उन क्षेत्रों को क्या बना दिया, शिकारगाह बना दिया। केन्या में मसाई मारा और संबू संबूरू नेशनल पार्क, और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क जैसे शिकारगाह इसी तरह के अस्तित्व में थे। यानी कि इन जंगलों को क्या किया, उन्होंने आरक्षित कर दिया पूरी तरह से। किसके लिए, शिकार के लिए। क्यों कर दिया, कि जो जंगली जानवर हैं, जैसे हमारे यहाँ इन्होंने क्या किया, शेर को मारा, बाघ को मारा, है ना, उन जंगली जानवरों को मार दिया जो इनको लकड़ी लेने में परेशान कर रहे थे। ठीक है, और जो इनको लकड़ी लेने में परेशान नहीं कर रहे थे उनको इन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो अपना मतलब देख रहे थे अपनी सरकार, है ना। जनजाति लोग नहीं करते थे ऐसा, लेकिन इन्होंने ऐसा किया। इन आरक्षित जंगलों में चरावाहों का आना मना था, है ना, जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप वालों ने न केवल भारत में, जबकि मैंने आपको इंडोनेशिया का भी बताया था, इंडोनेशिया में भी इन्होंने नियम लागू कर दिया था, वन अधिनियम लागू कर दिया था। उसी तरह जो अफ्रीका है उसके अलग अलग देशों में इन्होंने वन नियम लागू कर दिए। ठीक है, 1865 के आसपास ज्यादातर देशों में इन्होंने ये लागू कर दिया। इस नियम के तहत इन्होंने जो चरवाहे थे, जो पशुओं को पालते थे, उनको जंगलों से बाहर निकाल दिया, अच्छे जंगलों से बाहर निकाल दिया, और उनको ऐसे स्थान पर छोड़ जाने के लिए मजबूर कर दिया जहां घास नहीं उगती थी। इन इलाकों में ना तो शिकार कर सकते थे, जो आरक्षित जंगल थे, ठीक है, जो आरक्षित जंगल थे उनमें शिकार करने से भी मना कर दिया। मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, है ना, जनजातीय लोगों को जंगलों में जाने से मना कर दिया था। जो आरक्षित जंगल थे उनमें ना तो वो शिकार कर सकते थे, और ना ही वो अपने जानवरों को चरा सकते थे। चराना मतलब जानवरों को भोजन कराना, जो घास है उसको खाने के लिए छोड़ देना। ऐसे बहुत सारे आरक्षित जंगलों में अब तक मसाई अपने ढोर डंगर चराए जाते थे, यानी कि अपने मवेशियों को, गाय भैंस भेड़ बकरी इनको। मिसाल के तौर पर सेरीगेटी नेशनल पार्क का 14,760 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्रफल मसाइयों के चरवाहों पर कब्जा करके बनाया गया था। ठीक है, ये मतलब ये इन जनजातीय लोगों से छीनी गई है जमीन। ठीक है, मसाइयों से छीनी है अंग्रेज लोगों ने। ये एक कॉलम दे रखा है,
ये सारे कॉलम, जितने भी कॉलम दिए होते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप जरूर पढ़ा करो, ठीक है। इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनमें समझाने जैसा कुछ नहीं होता, इसलिए मैं नहीं पढ़ती हूँ। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहीं क्वेश्चन पढ़ा था कि मसाई नाम का अर्थ क्या होता है। तो मसाई नाम का क्या अर्थ होता है, मेरे लोग, ठीक है। मसाई नाम का क्या अर्थ होता है, मेरे लोग। नेक्स्ट है, देखो ये जो कॉलम है ये प्लीज आप पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, अच्छे चरागाह और जल संसाधन के हाथ से निकल जाने की वजह से उस छोटे से इलाके पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसमें मसाइयों को अकेले धकेला गया था। एक छोटे से इलाके में लगातार चराई का नतीजा ये हुआ कि चरागाहों का स्तर गिर गया, चारे चारे की हमेशा कमी रहने लगी और मवेशियों का पेट भरना एक स्थायी समस्या बन गई। देखो हुआ क्या, पहले पूरी जमीन खाली पड़ी थी और कहीं भी अपनी गायों को चरा सकते थे। जब उपनिवेश सरकार आई, जब अंग्रेजों का शासन पूरी दुनिया पर चल रहा था, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उनके सीमित कर दिए इलाके कि तुम इन इलाकों में ही अपनी गाय को चरा सकते हो, ठीक है। मतलब इस जगह पर ही चराओगे, आगे कहीं नहीं जाओगे, पीछे कहीं नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे। सारे जंगलों को इन्होंने आरक्षित कर दिया कि इन इन जंगलों में तो आप घुस ही नहीं सकते हो। अब इनको ऐसे इलाके अलॉट करे गए जहां सूखा पड़ती थी, जो खेत या हम कह सकते हैं जो फील्ड अंग्रेजों के किसी काम के नहीं थे, जहाँ खेती नहीं की जा सकती, जहाँ रहा नहीं जा सकता था, ठीक है, जहाँ सूखा पड़ती थी, वहां पर इन्होंने क्या किया, वहां पर इन्होंने जनजातीय लोगों को भेज दिया। और अच्छे इलाकों में ब्रिटिशर्स को बसाया, जर्मनी लोगों को बसाया, मतलब उनको बसाया जो गोरे लोग थे, जो यूरोप के लोग थे। तो जनजातीय लोगों को पूरी तरह से नुकसान हो गया और उनके मवेशी भी क्या लगातार मरते रहे, क्योंकि एक ही स्थान की पर इनको कैद करके रख दिया। तो एक स्थान की घास को अब जब मवेशी चर लेंगे तो इसको दोबारा घास आने में कई महीने लगेंगे। अब उतने महीने क्या रहेगा, मवेशी भूखे रहेंगे, भूखे रहेंगे तो वो मरेंगे या फिर वो कमजोर हो जाएंगे, फिर वो अच्छे से दूध नहीं दे सकते, अच्छे से वो काम नहीं करेंगे। तो क्या होगा, जो चरागाह थे उनका स्तर गिरने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सरहदें बंद हो गई, यानी कि बाउंड्रीज तय कर दी कि आप इस बाउंड्रीज से बाहर अपने मवेशियों को नहीं ले जा सकते, अगर ले जाओगे तो आपके पास परमिट होना चाहिए, ठीक है। जैसा भारत में किया था वैसे ही उन्होंने सेम टू सेम हर देश में किया है। 19वीं 19वीं सदी में चरावाहे चरागाहों की खोज में, चरावाहे यानी कि वो व्यक्ति जिनके पास मवेशी थे, उनको चराने के लिए उनको कैसे स्थानों की जरूरत थी, चरागाहों की, ठीक है, जो स्थान पूरी तरह से घास से भरे हुए हों, की खोज में बहुत दूर दूर तक चले जाते थे। जब एक जगह चरागाह सूख जाते थे तो वह अपने रेवड़ रेवड़ यानी पूरे के पूरे मवेशियों के ग्रुप को लेकर किसी और जगह चले जाते थे। लेकिन 19वीं सदी के आखिरी दशक से औपनिवेश सरकार उनकी आवाजाही पर तरह तरह की पाबंदी लगाने लगी, ठीक है। मसाइयों की तरह अन्य चरावाहों को भी विशेष आरक्षित इलाकों की सीमाओं में कैद कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि केवल मसाई जनजाति के लिए ये रूल था कि भाई तुम यहाँ से वहां नहीं जाओगे अपनी गाय भैंस चराने, अपनी भेड़ बकरी चराने, ये बंदिशें सभी जनजातियों पर लागू थी। अब ये समुदाय इन आरक्षित इलाकों की सीमाओं के आर पार नहीं जा सकते थे, ठीक है। उनको जो फील्ड अलॉट किया गया है, जिस फील्ड की उनको परमिशन दी गई है, केवल उसी फील्ड में वह अपने मवेशियों को चला सकते थे, ठीक है, अपने जानवरों को चला सकते थे। चलाना मतलब उन्हें घास खाने के लिए छोड़ देना, ऐसे। वे विशेष परमिट लिए बिना अपने जानवरों को लेकर बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन परमिट हासिल करना भी कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए उन्हें तरह तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता था और उन्हें तंग किया जाता था। अगर कोई नियम का पालन नहीं करता था तो उनको कड़ी सजा दी जाती थी, ठीक है। बिल्कुल सेम वही है जो पिछले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। चरावाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से रोक दिया जाता था। देखो मैंने आपको पहले भी पिछले चैप्टर में बताया है कि यूरोप में क्या भेदभाव चलता है, गोरे और काले का भेदभाव चलता है। जैसे हमारे यहाँ पर पहले जात पात का भेदभाव चलता था, अब नहीं चलता है, पहले चलता था जात पात का भेदभाव। तो यूरोप में क्या भेदभाव चलता है, गोरे और काले। काले मतलब जैसे हम लोग यूरोप वालों के सामने काले ही हैं, ठीक है, यूरोप वाले तो गोरे ही होते हैं, अंग्रेज तो हमारे सामने बहुत गोरे लगते हैं, तो हम उनके सामने काले हैं, तो वो काले लोगों से नफरत करते हैं। जैसे अफ्रीका के सभी लोग आपको काले मिलेंगे, क्योंकि भाई सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं पूरी अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ से, एक मिनट, पेन कहाँ है, पेन नहीं है शायद, चलो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। देखो यहाँ से कर्क रेखा निकली है, यहाँ से मकर रेखा यहाँ से विषुवत रेखा निकली है और यहाँ से निकली है आपकी मकर रेखा। तो तीनों रेखाओं के बीच वाला स्थान है अफ्रीका। तो अफ्रीका में ठीक ठाक धूप पड़ती है, ठीक है, अच्छे से धूप पड़ती है, तो यहाँ के लोग ज्यादातर काले ही मिलते हैं। और ये 11 देशों से घिरा हुआ कौन सा है, सहारा रेगिस्तान है, ठीक है, ऊपर तो सारा रेगिस्तान ही है, 11 देशों से घिरा हुआ है। तो वहां अच्छे से गर्मी पड़ती है, जब जहां अच्छे से गर्मी पड़ेगी, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी, तो वहां लोग काले ही रहेंगे।
यूरोप के लोग गोरे क्यों होते हैं? क्योंकि वहां धूप कम पड़ती है, ठीक है, ठंडा इलाका है। सर्दियों में तो सभी गोरे हो जाते हैं। जब आप लोग भी सर्दियों में घर में ही रहोगे, अंदर ही रहोगे, तो आप भी गोरे हो जाओगे, है ना। गर्मियों में पसीने की वजह से जो स्किन है वो खराब हो जाती है। तो साउथ इंडिया के लोग हमारे यहाँ कैसे होते हैं? बिल्कुल काले होते हैं। तो उन लोगों को ऐसे लगता है, यूरोप वालों को, जो काले हैं वो बेवकूफ है, उनको कुछ पता नहीं है, और जो गोरे हैं वो ठीक है, ठीक है। और आपको पता ही है कि हिटलर ने भी इसी आधार पर लोगों को मारा था, अश्वेत लोगों को मारा था, क्योंकि जो काले हैं वो बेकार जाति के हैं, ठीक है, वो बेकार नस्ल के हैं, ऐसा ये लोग मानते हैं। और आज भी इनके दिमाग में ये धारणा है, ऐसा नहीं है आज नहीं है, आज भी ये लोग काले लोगों से नफरत करते हैं, यानी कि अफ्रीका के लोगों से, इंडिया के लोगों से ये लोग नफरत करते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे इलाकों में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। मतलब जनजातीय लोगों को अपने ही देश में, उनके ही इलाकों में, जो यूरोप के गोरे लोग थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम हमारी, जो हमने अपने लिए बाजार बनाए, ना तो इसमें तुम आ सकते हो, ठीक है, ना ही तुम व्यापार कर सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो, मतलब तुम अछूत हो, तुम्हें इससे दूर रहना है। बहुत सारे इलाके में तो वे कई तरह के व्यापार भी नहीं कर सकते थे। बाहर से आए गोरे और यूरोपीय उपनिवेश अफसर उन्हें खतरनाक और बर्बर स्वभाव वाला मानते थे। उनकी नजर में ये ऐसे लोग थे जिनके साथ कम से कम संबंध रखना ही उचित है। लेकिन इन स्थानीय लोगों से किसी भी तरह के संबंध ना रखना भी नामुमकिन नहीं था, सॉरी, मुमकिन नहीं था। आखिर खाने के माल निकालने, सड़क बनाने और शहर बसाने के लिए गोरों को इन काले श्रमिकों का ही भरोसा था। यानी कि काम करने के लिए तो उन्हें काले लोग चाहिए। अब जैसे कुछ कच्चा माल चाहिए, जैसे गेहूं वगैरह, अनाज वगैरह चाहिए, तो इन काले लोगों से ले लिया करते थे, तब उनको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। बाकी काले जो लोग हैं उनके घर में या उनके मार्केट में नहीं आने चाहिए। सड़कें जहाँ बन रही, बनाने का काम होता था तो काले काले लोगों को मजदूरी पर लगाया जाता था, ठीक है। शहर बसाने का काम होता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का काम होता तो काले लोगों को काम पे लगाया जाता था। वैसे इनसे ये कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहते थे, इनसे बात नहीं करना चाहते थे, ठीक है। मतलब काम के लिए आ जाओ, और काम नहीं है तो फिर आपका हमारा कोई लेना देना है नहीं, तो मतलब ही वाला स्वभाव हो गया। अब आपको लगता है कि यूरोप वाले बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये है वो है। दूसरों को दबा कर, कुचल कर कोई भी आगे बढ़ सकता है, ठीक है। जो चीज उन्होंने हमारे साथ की, वही चीज अफ्रीका वालों के साथ की, और दुनिया के अलग अलग देशों के साथ की वही चीज। तो वो आज रईस कैसे हो गए? वो ऐसे रईस हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरों के मालों को छीन लिया। अब इतने सारे मवेशी मर गए भूख की वजह से, तो कहीं ना कहीं उनके जो घास खाने का जो हक था, वो तक छीन लिया उन्होंने। आज वो जैव विविधता की बात करते हैं, सारे दुनिया की जैव विविधता यूरोप वालों ने हटा दी, खत्म कर दी, ठीक है। सारे जानवर मार दिए, सारे घास के मैदानों पर उन्होंने अपने फायदे के लिए कृषि करवा ली। आज वो जैव विविधता के मालिक बन के दिखाते हैं कि भाई डाइवर्सिटी की वकालत कौन करेंगे? यूरोप वाले। लंबे लंबे भाषण कौन देंगे? यूरोप वाले। तो आप भाषणों पर नहीं, जमीनी हकीकत पर विश्वास किया करो। उनकी इंग्लिश पूरी दुनिया में इसलिए ज्यादा मानी जाती है, उसका मेन कारण ये है कि लोगों को डरा धमका कर किसी भी तरह से उन्होंने अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो लैंग्वेज है, वो सब पर थोपी है, ठीक है। हम पर भी ऐसे ही थोपी कि भाई जब काम काज सारे जिस लैंग्वेज में होंगे, इंसान वही लैंग्वेज पढ़ेगा, है ना। अगर आप झारखंड में, छत्तीसगढ़ में कहीं भी रह रहे हो, तो वहां राज्य की शासन व्यवस्था की जो भी लैंग्वेज होगी वो आपको सीखनी पड़ेगी, है ना। तो क्योंकि कब्जा उनका रहा, इसलिए उन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम इंग्लिश सीखें। ना केवल हमें मजबूर किया, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों को मजबूर कर दिया। और इसीलिए हर देश में इंग्लिश को मान्यता दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि सबको इन्होंने, सब पर शासन किया, उनको डरा धमका कर चीजें करी, और जब इन्हें कुछ लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती थी, तो ये उसके लिए अपनी लैंग्वेज को पढ़ाते थे, इंग्लिश को पढ़ाते थे। सभी जनजातियों की भाषा को इन्होंने मान्यता दी ही नहीं कभी। इनको ऐसे लगता था जनजाति के लोग पिछड़े लोग हैं, इनको कुछ नहीं पता। किसी भी इंसान को ये कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, वो सबसे आसान होता है, ठीक है। जबकि सही तरीका क्या है कि दूसरों की भावनाओं को समझो, दूसरों के तौर तरीकों को समझो। वो चीज टफ होती है, क्योंकि समझने में तो दिमाग भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा। सबसे आसान तरीका क्या है कि दूसरों को गलत ठहरा दो कि तुम गलत हो, हम सही है, तो तुम जो हम कह रहे हैं वो तुम वही मानो। ये सबसे आसान तरीका होता है, और यूरोप वालों ने वही किया, ठीक है। नई सरहदों ने चरावाहों की जिंदगी रातों रात बदल डाली। नई पाबंदियों और बाधाओं की आड़ में उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, और वे छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे, ठीक है। मतलब उनको बोल दिया कि इस जंगल से आप बाहर नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। इससे उनकी चरावाही और व्यापारिक दोनों ही गतिविधियों पर बुरा असर पड़ा। चरावाही पर इसलिए असर पड़ा कि दिन पे दिन मवेशी मरते जा रहे थे, है ना। और
व्यापार के लिए उनको रोक दिया गया कि भाई इस मार्केट में तुम नहीं करोगे व्यापार, केवल गोरे लोग करेंगे। तो अपने ही देश में, अपने ही इलाके में वो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करने लगे। अब तक चरावाहे न केवल मवेशी चराते थे बल्कि तरह तरह के व्यवसाय भी करते थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थोपी गई बंदिशों से उनका व्यापार बंद तो नहीं हुआ, लेकिन अब उस पर तरह तरह के अंकुश जरूर लग गए। ठीक है, नेक्स्ट है, जब चरागाह सूख जाते हैं, जब चरागाह सूख जाते हैं यानी कि घास के मैदान सूख जाते हैं, तो जो मवेशी हैं, जो चरावाह हैं, वो किस तरह से गुजर बसर करते हैं, वो सारा हम इस पैरा में पढ़ेंगे। देखो, अफ्रीका महाद्वीप का थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है ना, क्योंकि ये चैप्टर काफी, मतलब ये वाला जो पार्ट है ना, ये काफी लंबा है। तो प्लीज थोड़ा सा कॉपरेट करके चलना, ये मत सोचना कि अब काफी देर होगी चलो बंद करो वीडियो। लास्ट तक देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी कंक्लूजन निकलेगा कि हमने इस थर्ड पार्ट में क्या पढ़ा, है ना। तो बने रहना है लास्ट तक, ठीक है। 15 मिनट या 10 मिनट और लगेंगे मुझे, तो प्लीज थोड़ा सा धैर्य बना के रखना। जब चरागाह सूख जाते हैं तब क्या होता है, ये हम इस पैरा में पढ़ेंगे। सूखा दुनिया भर के चरावाहों की जिंदगी पर असर डालती है। जिस साल बारिश नहीं होती, और देखो बारिश नहीं होगी तो घास नहीं उगेगी, सीधी सीधी बात है। घास कब उगती है, जब मिट्टी जो है वो नम नम हो जाती है। जब मिट्टी पर पानी पड़ता है तभी उसमें कुछ उगेगा, बिना पानी के तो कुछ उगने से रहा। तो जब भी सूखा पड़ती है तो चरागाह क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, यानी कि घास के मैदान पूरी तरह से सूख जाते हैं। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। अब जैसे राजस्थान है, वहां पर अगर सूखा पड़ गई, एक साल बारिश नहीं हुई, तो वो क्या करते हैं, अपने मवेशियों को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, है ना, गुजरात के कुछ इलाकों में, इन इलाकों में चले जाते हैं, मध्य प्रदेश के जंगलों में चले जाते हैं। तो इस तरह से वो अपने जानवरों की जान बचा लेते हैं उनको खाना देकर। लेकिन अगर उनको ये बोल दिया जाए कि तुम राजस्थान से बाहर नहीं जाओगे, अगर बाहर जाओगे तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या होगा, वो मरी जाएंगे ना बेचारे पशु। कब तक भूखे रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 2-4 महीने, तो मरी जाएंगे। तो इसकी वजह से दिक्कत खड़ी हो गई उनके सामने, इसलिए उनके चरावाहे जो थे उनके पशु मरने लगे। अगर उस साल मवेशियों को किसी हरे भरे इलाके में ना ले जाया जाए तो उनके सामने भुखमरी का संकट पैदा हो जाता है। इसलिए परंपरागत तौर पर चरावाहे धूमंतु घुमंतु स्वभाव के लोगों घुमंतु स्वभाव के लोग होते हैं। क्यों होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों चलते रहते हैं, वो अच्छी से अच्छी घास की तलाश में, ताकि उनके जो मवेशी है वो अच्छे से खा सकें। वे यहाँ वहां जाते रहते हैं, ठीक है। घुमंतु स्वभाव के क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हें घास की खोज में जाना पड़ता है, अच्छे घास की खोज में। इसी घुमंतुपने की वजह से वे बुरे वक्त का सामना कर पाते हैं और संकट से बच पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन औपनिवेशिक शासन का की स्थापना के बाद तो मसाइयों का एक निश्चित इलाके में कैद कर दिया गया था, उनके लिए एक इलाका आरक्षित कर दिया गया था और चरागाहों की खोज में यहाँ वहां भटकने पर रोक लगा दी गई थी। उन्हें बेहतरीन चरागाहों से महरूम कर दिया गया था और ऐसी अर्धशुष्क पट्टी में रहने पर मजबूर कर दिया गया था जहां सूखे की आशंका हमेशा बनी रहती है। मतलब उन इलाकों में उनको भेज दिया जो इलाके अंग्रेजों के किसी काम के नहीं थे, जो इलाके यूरोप के लोगों के किसी काम के नहीं थे, जहां बारिश नहीं होती थी तो वहां कृषि भी नहीं होती थी, खेती भी नहीं हो सकती बारिश नहीं होगी तो उन इलाकों में इन पशु पालने वालों को वहां पर मरने के लिए उन्होंने भेज दिया था। क्योंकि ये संकट क्योंकि ये लोग संकट के समय अपने जानवरों को लेकर ऐसी जगह नहीं जा सकते थे जहां उन्हें अच्छे चरागाह मिल सकते थे। इसलिए सूखे के सालों में मसाइयों की बहुत सारी मवेशी भूख और बीमारी की वजह से मर जाते थे। 1930 की एक जांच से पता चला कि कीनिया में मसाइयों के पास 7,20,000 मवेशी और 8,20,000 भेड़ थे, ठीक है, और 1,71,000 गधे थे, यानी इतने सारे उनके पास जानवर थे। 1933 और 1934 में पड़े अकाल, केवल 2 साल के सूखे के बाद उनमें से आधे से ज्यादा जानवर मर चुके थे, ठीक है। ये जितने भी जानवर संख्या इन्होंने बताई है एनसीईआरटी ने, उसके आधे से ज्यादा जानवर जो है वो मर चुके थे। क्यों मर चुके थे, भूख की वजह से। अब क्योंकि बारिश नहीं हुई तो घास भी नहीं होगी, और घास नहीं होगी तो जब उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो वो मर ही जाएंगे बेचारे। जैसे जैसे चढ़ने की जगह सुखड़ती गई, सूखे के दुष्परिणाम भयानक रूप लेते चले गए। बार बार आने वाले बुरे बुरे माने जिन सालों में बारिश नहीं होती थी, वो बुरे सालों की वजह से चरावाहों के जानवरों की संख्या में लगातार गिरावट आती गई, है ना।
देखो ये जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ठीक है, ये जो 11-12 देश है, इनमें सूखा पड़ती ही पड़ती है ना, क्योंकि ये रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान की स्थान है ये पूरा। ठीक है, सहारा रेगिस्तान इजिप्ट में है, सूडान में, चाड में, लीबिया में, नाइजीरिया में, ठीक है, अल्जीरिया में, इन सब में है। और इथोपिया में तो आज भी भुखमरी जैसी कंडीशन है, आज भी वहां के बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिलता है, इथोपिया के बच्चों को। ठीक है, और आज यूरोप वाले इनको फंड दे रहे हैं कि भाई इनके बच्चों को अच्छे से खाना मिले, इनकी हेल्प कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कितना दानी है यूरोप, आज इनकी मदद कर रहा है। दानी नहीं है, उनकी वजह से इनकी ये कंडीशन हो गई है कि ये भूखे मर रहे हैं। ठीक है, अगर यूरोप वालों ने जब इनके साथ जाति ना की होती, तब इनको इनके संसाधनों से वंचित ना किया होता, तो आज ये भूखे ना मर रहे होते, आज इनकी वैसी कंडीशन नहीं होती जैसी है। यहाँ पर 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, यानी कि उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, जो उनको मिलना चाहिए, दाल चावल रोटी दूध, ये सब नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि पहले इनका हक मारा गया है ना, इसलिए पहले यूरोप वालों ने इनको लूटा है। अब वो दानी बनकर इनको कुछ कुछ फंड दे रहे हैं, ताकि यूरोप का वर्चस्व आज भी बना रहे कि भाई यूरोप वाले बहुत दयालु हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं लोगों की। तो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, पहले लूट के गए, जब हेल्प कर रहे हैं, है ना। सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ा, सभी जनजातियों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा, अलग अलग असर पड़ा। क्या अलग अलग असर पड़ा वो हम यहाँ पर देखेंगे। औपनिवेश काल में अफ्रीका के बाकी स्थानों की तरह मसाई लैंड में भी आए बदलावों से सारे चरवाहों पर एक जैसा असर नहीं पड़ा। औपनिवेश बनने से पहले मसाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। ठीक है, दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था औपनिवेश से पहले। औपनिवेश यानी कि जब यहाँ अंग्रेजों का शासन नहीं चलता था, उससे पहले ही दो समाजों में बटा हुआ था। पहला समाज था वरिष्ठ जन यानी कि एल्डर्स, और दूसरा था योद्धा यानी कि वॉरियर्स, है ना। मतलब जो बुढ़े लोग थे उनको वरिष्ठ जन में रखा गया था, और जो युवा बच्चे थे उनको योद्धा में रखा गया था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, ठीक है, यानी कि सारी सुख सुविधाओं का ध्यान, सारी चीजों का ध्यान कौन रखते थे? वरिष्ठ लोग रखते थे। समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श और अहम फैसले लेने के लिए वे समय समय पर सभा करते थे। ठीक है, बड़े लोग, बुढ़े लोग। योद्धाओं में ज्यादातर नौजवान थे, यानी कि ऐसे ऐसे उम्र के, मतलब नौजवान का मतलब आप समझ लो 18 से 35-40 साल तक के लोग जो होंगे ना, वो नौजवान होंगे, है ना। और उससे बड़े जो होंगे 50-60 साल की उम्र के लिए, वो वरिष्ठ नागरिक होंगे। तो वरिष्ठ नागरिक क्या काम करते थे? वरिष्ठ नागरिक करते थे शासन सत्ता का काम, समाज में सारी चीजों की देखरेख। और जो नौजवान थे वो योद्धा थे, उन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीलों की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदाय की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों के मवेशी छीन कर लाते थे। अब देखो, जैसे आज क्या होता है, पैसे संपत्ति है, ठीक है, पैसों की चोरी होती है, सोने की चोरी होती है, घर बार को हड़प लेते हैं, ये वाली चोरी। लेकिन पहले जो मेन संपत्ति थी वो क्या थी? जानवर थे। जिसके पास जितनी जानवर, उसकी संपत्ति उतनी ही ज्यादा, वो उतना ही मालदार। अगर आज आप देखें तो जिसके पास भैंस है गांव में, वो किसान गरीब थोड़ी है। 1 लाख की भैंस आती है, अगर किसी किसान के पास 4 भैंस है तो 5 लाख की प्रॉपर्टी उसके पास खड़ी है, वो जब चाहे जब उनको बेच ले। 1 लाख से कम की भैंस अब आती नहीं है। तो जैसे हमने 6 क्लास में पढ़ा था, हमने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो पहले जो युग था, जिस युग में ऋग्वेद लिखा गया, वहां पर गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे, गाय छीनने के लिए युद्ध हुआ करते थे। मतलब जो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी, उसकी इज्जत उतनी ही ज्यादा होती थी, उसका मान सम्मान उतना ही ज्यादा होता था। तो युद्ध जो होते थे वो संपत्तियों के लिए नहीं, वो गायों के लिए होते थे। तो इसी तरह से इनके कबीलों में होते थे, जिसके पास जितने ज्यादा जानवर, उसकी उतनी ही ज्यादा रेपुटेशन होती थी समाज में। तो ये क्या करते थे, जो जवान बच्चे थे यहाँ पर, वो युद्ध करते थे किसके लिए? दूसरे समुदाय के या दूसरे जनजाति के लोगों के जानवरों को छीनने का काम करते थे। अलग अलग चरवाहे समुदायों की ताकत इन्हीं मामलों से तय की जाती थी। यानी कि कौन समुदाय कितना ताकतवर है, ये किससे तय होगा? कि किसके पास कितनी भेड़ बकरी है, किसके पास कितनी गाय है। जिसके पास जितनी गाय, उसके वो उतना ही ताकतवर माना जाता था। ठीक है, हमारे यहाँ वैदिक काल में होता होता था ना, कि वैदिक काल में युद्ध किसके लिए होते थे? गायों के लिए, है ना। उसी तरह से यहाँ पर था। युवाओं को योद्धा वर्ग का हिस्सा तभी माना जाता था जब वह दूसरे समूह के मवेशियों को छीनकर और युद्ध में बहादुरी का प्रदर्शन करके अपनी मर्दानगी साबित करते थे। फिर भी वे वरिष्ठ जनों के नीचे ही काम करते थे, मतलब इतने शक्तिशाली थे, फिर भी वो बड़ों की ही बात मानते थे। बड़े जैसे बोल रहे हैं वैसे ही ठीक है। ये कॉलम है, ये आपको पढ़ना है और छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। कॉलम से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कॉलम को प्लीज पढ़ा करो।
मसाई के मामलों की देखरेख करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिनसे आने वाले सालों में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने कई मसाई उप समूहों के मुखिया तय कर दिए और अपने अपने कबीले सारे मामलों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। यानी कि पहले तो मिलजुल कर ये शासन चला रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने अंग्रेजों ने क्या किया, उपनिवेश सरकार ने क्या किया कि एक समुदाय का एक नेता बना दिया, ठीक है, कि ये पूरे समुदाय का काम कौन देखेगा, ये नेता। तो नेता ऐसे फ्री में नेता नहीं बनाया, ये इसको फिर टैक्स भी देना पड़ता था, ठीक है। इतनी तुम्हारे पास गाय है, इस कबीले के पास इतनी गाय है और कबीले का सरदार ये हो गया। मूवियों में देखा होगा ना, जैसे एक कबीले में 50 लोग रह रहे हैं, ठीक है, एक कबीले में कितने 50 लोग रह रहे हैं, उसमें एक मुखिया बना दिया। अब उन कबीलों में जितनी गाय भैंस है उसका जो टैक्स है कौन वसूलेगा, ये सरदार वसूलेगा, ठीक है। तो सरदारों को काम भी सौंपा गया। नेक्स्ट है, इसके बाद उन्हें हमले और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई, ठीक है। जब कबीले के सरदार बनने लगे तो हस्तक्षेप किसका होने लगा, अंग्रेजों का होने लगा। जो फालतू बोलेगा उसे अंग्रेज सबक सिखाएंगे। तो जो सरदार था एक तरह से वो अंग्रेजों की कठपुतली था। तो ये जो परंपरा पहले चली आ रही थी कि बड़े लोग शासन सत्ता का काम करेंगे और जो नई जनरेशन के बच्चे हैं वो योद्धा का काम करेंगे, वो जो परंपरा चली आ रही थी वो खत्म हो गई। जैसे जैसे समय बीता औपनिवेश सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे, ठीक है। वही बात जो टैक्स वाली बात हो गई या माल इकट्ठा करने वाली बात हो गई, वो एक ही बात है। उनके पास नियमित आमदनी थी जिनसे वे जानवर, साजो सामान और जमीन खरीद सकते थे। वे अपनी गरीबी पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसे देते थे। उसमें से ज्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे, ठीक है। मतलब कुछ जो कबीले के सरदार टाइप के थे, जो मुखिया टाइप के लोग थे, ठीक है, उन्होंने बाद में क्या किया, वो शहरों में जाके बस गए। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। एक मिनट, उसमें से ज्यादातर बाद में शहर में जाकर बस गए और व्यापार करने लगे। उनके बीवी बच्चे गांव में ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हें चरावाही और गैर चरावाही दोनों तरह की आमदनी होती थी, ठीक है। चरावाही तो पशुओं को चराकर बीवी बच्चे काम कर रहे हैं, और गैर चरावाही मतलब व्यापार करके कौन काम कर रहे हैं, उनके जो पुरुष थे वो काम कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से आमदनी होने लगी। अगर उनके जानवर किसी वजह से घट जाए तो वे और जानवर खरीद सकते थे, क्योंकि कैसे खरीद सकते थे, क्योंकि पुरुष तो बाहर जाके काम कर रहे हैं, पैसे कमा के ला रहे हैं। तो अगर जानवर खत्म हो गए तो वो दूसरे लोगों से खरीद लेते थे। जो चरवाहे सिर्फ अपने जानवरों के सहारे जिंदगी बसर करते थे, उनकी हालत अलग थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए अक्सर साधन नहीं होते थे। युद्ध और अकाल के दौरान उनका सब कुछ खत्म हो जाता था। तब उन्हें काम की तलाश में आसपास के शहरों में शरण लेनी पड़ती थी। कोई कच्चा कोयला जलाने का काम करने लगता था तो कोई कुछ और कुछ करता था। जिसकी तरक्की ज्यादा अच्छी थी उन्हें सड़क या भवन निर्माण कार्य में काम मिल जाता था, ठीक है। तकदीर है, जिसकी तकदीर यानी कि जिसकी किस्मत अच्छी थी उसको कहाँ मिल जाता था, सड़क बनाने का काम मिल जाता था या भवन बनाने का काम मिल जाता था। और जिनकी किस्मत खराब होती थी वो कोयले की खानों में या कोयले से रिलेटेड कुछ काम उन्हें मिल जाता था। नेक्स्ट है, इस तरह मसाई समाज में दो स्तरों में बदलाव आया। पहला, वरिष्ठ जनों और योद्धाओं के बीच उम्र पर आधारित परंपरा फर्क पूरी तरह से खत्म भले ही ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। दूसरा, अमीर और गरीब चरवाहों के बीच एक नया भेदभाव शुरू हो गया, ठीक है। और ये अमीरी गरीबी का शौक किसने डाला, अंग्रेजों ने। क्योंकि पहले तो सारे एक जैसे होते थे, बाद में जब कबीले के सरदार बनने लगे तो वो टैक्स वसूलने लगे, चीजों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के पास ले जाने लगे। अब कोई टैक्स 100 रुपए अंग्रेजों को देके आ रहा है तो 2-4 रुपए खुद भी बचाएगा, है ना। तो जब खुद बचाएगा तो उसके पास पैसा होने लगेगा, तो फिर वो और जमीन खरीदने लगेगा और मवेशी खरीदने लगेगा। जब ज्यादा पैसा हो जाएगा तो फिर वो शहर में बसने लगेगा, शहर में व्यापार करने लगेगा। तो वो दूसरे लोगों से अलग होता चले गए। तो जनजातियों में दो तरह के लोग हो गए, एक गरीब और एक अमीर। पहले नहीं होते थे, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा इनको बना दिया, गरीब और अमीर, ठीक है। और जो परंपरा चली आ रही थी उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। निष्कर्ष क्या निकला वो हम देख लेते हैं। निष्कर्ष इस तरह हम देखते हैं कि आधुनिक विश्व में आए बदलावों से दुनिया के अलग अलग चरावाहों समुदायों पर अलग अलग तरह के असर पड़े। नए कानूनों और सीमाओं ने उनकी आवाजाही का ढर बदल दिया। यानी कि रहने सहने का, एक स्थान से जो दूसरे स्थान वो अपने गाय भैंसों को लेकर जाते थे उसका पूरी तरह से हिसाब किताब चेंज कर दिया। जैसे जैसे चरागाह खत्म होते गए, जानवरों को चराना एक मुश्किल काम होता गया। और जो चरागाहें बच गए वे अत्यधिक इस्तेमाल की वजह से बेकार हो गए। मतलब हर समय उसमें गाय भैंस चरती ही रहेंगी, थोड़ी भी घास
आएगी उसको ही खा लेंगी तो वो खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है भाई, नई घास आने के लिए 2-3 महीने का टाइम चाहिए, अब वो इतना टाइम उनको मिल नहीं रहा, थोड़ी भी घास आ रही है वो उसे खा ले रही है, तो वो पूरी तरह से खत्म हो गई, खराब हो गई। सूखे के समय उनकी समस्या पहले से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब उनके जानवर बड़ी तादाद में दम तोड़ने लगे थे। अब उनके आने जाने पर बहुत सारी बंदिशें थोपी गई थी, इसलिए वे नए चरावाहों की तलाश में भी नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे? क्योंकि औपनिवेश जो सरकार थी, जो अंग्रेज थे, वो उनसे टैक्स वसूलते थे, इसलिए वो दूसरे स्थान नहीं जा सकते थे, और चले जाते तो फिर उन पर जुर्माना लगाकर उनको तंग किया जाता था। फिर भी चरावाहे बदलते वक्त वे हिसाब से खुद को ढालते हैं। वे अपनी सालाना आवाजाही का रास्ता बदल लेते थे, जानवरों की संख्या कम कर लेते थे, और नए इलाकों में दाखिल होने के लिए हर संभव लेन देन करते थे। यानी कि कुछ पैसे देकर, कुछ चीजें देकर अंग्रेजों को कन्वेंस कर लेते थे। और रियासत व मदद करने के लिए सरकार पर राजनीतिक दबाव डालते थे। वे उन इलाकों में अपने अधिकारों को बचाए रखने के लिए अपना संघर्ष जारी रखते हैं जहां उन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, और जंगलों के रख रखाव और प्रबंधन में अपना हिस्सा मांगते हैं। देखो, ये सारी समस्या आज भी कुछ जनजातियां अफ्रीका में झेल रही हैं। ठीक है, ना केवल अफ्रीका में, जबकि उत्तरी अमेरिका में भी। ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका है, सॉरी, जो दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका के आज भी कुछ देश गरीब हैं और इस तरह की मार को झेल रहे हैं। आज भी कुछ देशों में जो उपनिवेश सरकारें हैं, उनका दबदबा है आज भी। ठीक है, जो आज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जिन पर यूरोप के लोगों का पूरी तरह से हस्तक्षेप है, तो आज भी वो लोग इन सारी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। चरवाहे अतीत के अवशेष नहीं है। ठीक है, ये कौन कह रहा है? इस अर्थशास्त्री बोल रहे हैं, समाजशास्त्री बोल रहे हैं कि चरवाहे अतीत का यानी कि इतिहास का अवशेष नहीं है। वे ऐसे लोग नहीं है जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है। पर्यावरणवादी और अर्थशास्त्री अब इस बात को काफी गंभीरता से मानते हैं कि घुमंतु चरवाहों की जीवन शैली दुनिया के बहुत सारे पहाड़ी और सूखे इलाकों में जीवन यापन के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। यानी कि जनजातीय लोग आज भी ऐसे हैं जो सूखे इलाकों में, खड़े पहाड़ों पर आज भी जीवित रह सकते हैं। उन्होंने अपने आप को इस तरह से ढाल रखा है कि वो हर परिस्थिति में रह सकते हैं। सूखे इलाके यानी कि रेगिस्तान में भी जीवित रह सकते हैं, और पहाड़ों पर। ठीक है, क्योंकि पहाड़ों पर जीवन बहुत असंभव है, लेकिन वो लोग रह लेते हैं। तो वो कैसे हुए? वो बहुत ही मजबूत टाइप के लोग हैं कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हम ये चैप्टर समाप्त कर रहे हैं। आपको चैप्टर कैसा लगा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी तक आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर किया है तो प्लीज शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको एमसीक्यू की मिलेगी। ठीक है, इस चैप्टर के जो एमसीक्यू होंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको एमसीक्यू की मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक पड़ी हुई है एमसीक्यू वाली, आप उस पर क्लिक कर इसके एमसीक्यू भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।